नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। दोस्तों, इससे पहले की कहानी में हमने जाना था कि उत्तराश ने जो वायरस सोनपुर में भेजा था, तो उसने किस तरह से महामारी फैलाई थी सोनपुर में, किस तरह से महाराज और महारानी और सूर्यांशी और बाकी जो सोनपुर की प्रजा थी वो किस तरह से महामारी का शिकार हुई थी और किस तरह से शिवा ने उस महामारी को ख़त्म किया था अपनी जान की कुर्बानी देकर। और शिवा का जो अंतिम संस्कार था वो सूर्यांशी ने किया था। तो सूर्यांशी ने उसे भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी थी शिवा को। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि सूर्यांशी किस तरह से बदला लेगी उत्तराश और ऋषभ से। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। शिवा का अंतिम संस्कार करने के बाद सूर्यांशी आंसू पोंछते हुए महल लौट आती है। सैनिकों ने उत्तराश और ऋषभ को पकड़ के विक्रम सिंह के सामने पेश कर दिया था। सैनिक बोला, महाराज विक्रम सिंह की जय हो। ये दोनों मुझे सोनपुर में कुछ विचित्र सी बात करते हुए मिले। लगता है ये दोनों चोर हैं और चोरी के उद्देश्य से आए हैं। महाराज विक्रम सिंह बोले, आप दोनों युवकों को अपनी सफाई में कुछ कहना है या हम आगे कार्रवाई करें। ऋषभ बोला, महाराज विक्रम सिंह की जय हो। महाराज, हम दोनों तो छोटे मोटे चोर हैं और हम सोनपुर में चोरी करने नहीं आए थे। वो तो मेरे दोस्त उत्तराश ने एक औषधि लाए थे जो हर महामारी से लड़ने में सहायक है। बस मैंने सोचा महाराज को मौका मिलते ही दे दूंगा, पर सब ठीक हो गया था तो मेरे दोस्त और मैंने ही महामारी प्रतिरोधक औषधि पी ली। महाराज विक्रम सिंह बोले, सैनिक ये तो निर्दोष लगते हैं। इनके चेहरे देखकर लगता नहीं ये सोनपुर को कोई क्षति पहुंचा सकते हैं। पर ये आपके मित्र उत्तराश यानी पांडु ने कंबल क्यों ओढ़ रखा है, वजह जान सकते हैं हम। ऋषभ बोला, वो महाराज इनको कुष्ठ रोग है तो ये अपना तन ढक कर रखते हैं। महाराज विक्रम सिंह बोले, ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। सैनिक, छोड़ दो इन दोनों को। ऋषभ और उत्तराश जान बचाकर जल्दी से राजमहल से निकलकर जंगल की ओर चल देते हैं, जहां पर उन दोनों के घोड़े गुप्त रूप से खड़े थे। उत्तराश बोला, इस बार भी मौका हाथ से निकल गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। चलो, अच्छा हुआ बगीरा तो खत्म हो ही गया आखिरकार, वरना ये जानवर हर काम में बाधा डालता। जल्दी से विरमपुर की ओर प्रस्थान करो। सूर्यांशी अपने कक्ष में बिस्तर पर बैठी शिवा की पुरानी बातों में खोई थी। तभी प्रियांशी आकर बोली, जीजाशा, कब तक आप ऐसे ही उदास बैठी रहोगी? जिस किसी ने भी इस वायरस को फैलाया है उसको हम मृत्यु दंड देंगे, लेकिन ये समय होश खोने का नहीं बल्कि विवेक और चतुराई से नई योजना बनाने का है। सूर्यांशी बोली, बैना, हम माँ भवानी की कसम खाकर ये शपथ लेते हैं,
जिसके कारण मेरे सच्चे दोस्त शिवा की जान गई है, उसको तड़पा तड़पा के अपने हाथों से मारूंगी मैं। ऐसी बदतर मौत दूंगी मैं, उसकी 7 पुश्तों की रूह कांप जाएगी। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। प्रियांशी कहने लगी, हाँ जीजाशा, आप अपने प्रण पर अटल रहिए। अब आप आंसू पोंछकर वहीं वापस से हंसती मुस्कुराती नटखट सी राजकुमारी बन जाए। बस मन में वही प्रतिशोध की अग्नि जलाए रखिए, जिससे रानी माँ और दाजीराज को आप पर संदेह ना हो। तभी अचानक से खिड़की खुली थी। विक्रांत चुपके से सूर्यांशी के कक्ष में चला गया, जहाँ पर दोनों बहनें आपस में वार्ता कर रही हैं। विक्रांत बोला, राजकुमारी सूर्यांशी की जय हो। बाईसा, अचानक से सारे सोनपुर के लोगों का बीमार पड़ना और तुरंत ठीक भी हो जाना मेरी समझ से बाहर है। सूर्यांशी गुस्से से बोली, सेनापति विक्रांत सिंह, आपको हमारे कक्ष में बिना इजाज़त आने को किसने छूट दे रखी है? अभी हमारे कक्ष से निकलिए, बाहर जाइए। और हाँ, आइंदा हमारे कक्ष में यूं चोरी छिपे आने की चेष्टा मत करना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। विक्रांत आज्ञा मानकर खिड़की से कूदकर चला जाता है। बेना, हमारे लिए एक कड़क चाय बनाकर पेश की जाए। सर दर्द कर रहा है काफ़ी तेज़, और हाँ, औषधि भी मंगवा दें हमारे लिए। प्रियांशी कक्ष से चली जाती है और जो कुंवरी को ज़रूरत थी वो सारी चीज़ सैनिकों से कहकर कुंवरी के कक्ष की ओर पहुंचा देती है। ऋषभ को एक जोरदार तमाचा मारते हुए उत्तराश बोला, मूर्ख प्राणी, इतनी देर कर दी संदेश पहुंचाने में। अगर भूल से वो शिवा सब कुछ अपने ऊपर न लेता तो हमारी कोमल सोनपरी सूर्यांशी का क्या होता? ऋषभ सहमते हुए बोला, मेरी क्या गलती है राजकुमार? हो सकता है कबूतर की उड़ान ही धीमी हो, पर आप नई योजना बना लीजिए। सूर्यांशी का हमदर्द बनने के काफ़ी रास्ते हैं। या तो हमदर्द बनकर सूर्यांशी को पा लीजिए या फिर ज़बरदस्ती करके छीन लीजिए। उत्तराश जोर से हंसने लगा। तुच्छ युवक, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई राजकुमारी नहीं बनी जिसको उत्तराश ना पा सके, पर मुझे सूर्यांशी का दिल जीतना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी। ऋषभ बोला, महाराज, मैंने गुप्त सूत्रों से पता किया है कि कोई जलाल खां नाम का मुगल सम्राट है। उसकी बुरी नीयत सोनपुर को जीतना और सूर्यांशी के पूरे परिवार को अपने अधीन करना है, और इसके लिए वो अथक प्रयास कर रहा है। कई बार आक्रमण भी करवाए उसने, और एक बात, वो धनुष भी उसी जलाल ने महाशिवरात्रि की पूजा को भंग करने भेजा था, डर पैदा करने। उत्तराश खुशी से गदगद होते हुए बोला, पहली बार तूने कोई काम ढंग से किया है। तुम्हारे इनाम में 200 स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जलाल तक मेरा खत लेकर जाओ तुम। जलाल से कहना उत्तराश आपसे एक सौदा करना चाहता है। क्या जलाल करेगा उत्तराश से सौदा?
कौन बचाएगा आने वाले महासंकट से सोनपुर को? तो जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हों तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।